नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? अब तो भाई शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। राज्यपाल ने वक्त नहीं दिया है, बस यही इंतजार है। इसके बाद जो संरचना नीतीश कुमार बता रहे थे कि कैसे 5 दल आए, बातचीत हुई, किसे हमने जिम्मेदारी सौंपी, इन सभी बातों के अलावा जो एक दरमियान है, जिस दरमियान को जो टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टाइम इंटरवल की बात करते हैं, बस शपथ की बात रह गई है। नीतीश कुमार ने सियासी पलटी मार दी और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। नीतीश ने कहा कि अब 5 पार्टियों के साथ सरकार चलेगी और बिहार का विकास होगा। लेकिन इस पूरी कवायद को मोदी के खिलाफ नीतीश के ऐलाने जंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनाने जा रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश ने क्या कहा। पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग अब सोच कर लीजिए भाई, सब पार्टी अब 2 पार्टी, एक पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। वही बिहार की सेवा करना और मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। और चलिए, यहां बगल में ही तेजस्वी खड़े थे, ठीक नीतीश कुमार के बाईं तरफ, हंसते मुस्कुराते। क्या कहा उन्होंने, यह भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई। और 2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व काम तो किया ही। लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। इसके बाद बीजेपी का नंबर आया, गिरिराज सिंह सबसे पहले आए और क्या कहा यह भी देखिए। और उनकी पार्टी को कौन छोट बड़ करना चाहा, ये सब बहाना है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत, महत्वाकांक्षा ने उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए और कुछ नहीं है। आने वाले दिन में देश की जनता और बिहार की जनता फैसला करेगा, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है और 24 का भी प्रधानमंत्री वही हो। चलिए, अपनी अपनी बात लोगों ने रख दी और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हो रही थी, जिसमें रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने कई बातें कही हैं। एक एक कर अगर बात सुनाने चलेंगे तो फिर काफी इसमें देर हो जाएगी। और जितने लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस डिबेट को देख रहे हैं या फिर इस डिबेट का हिस्सा है, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हालांकि अभी तक जो हम लिस्ट देख पा रहे हैं उसमें सिर्फ समर्थकों की बात हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई नीतीश के बारे में लिख रहा है, कोई तेजस्वी के बारे में लिख रहा है। लेकिन इस बीच में सवाल यह है कि नीतीश मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अभी नीतीश इस पर कुछ नहीं बोलते। तेजस्वी से जब पूछा जाता है कि क्या पीएम मटेरियल देख रहे हैं, तो कहते हैं कि यह सवाल हमने नीतीश जी पर छोड़ रखा है, अनुभवी हैं। और उन्हें पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री है सबसे अनुभवी नीतीश कुमार को बताया और काफी गदगद नीतीश कुमार दिखे। आज हमारे साथ डिबेट के लिए प्रोफेसर असफर शमसी, प्रवक्ता बीजेपी से, निखिल मंडल जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, अभिरंजन कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर असफर शमसी साहब, अब तो आवाज दूसरी निकल रही है। जितने भी दगा की बात चल रही है, दगा का जो लेवल होता है उसकी बात बीजेपी की तरफ से निकल रही, धोखा हो गया, दगा दे दिया। कभी जानने की कोशिश, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसका इल्म ही है कि कभी जानने की कोशिश की कि मुझे दर्द क्यों हुआ। अभी तो आप कह रहे हैं दगा दे दिया। देखिए, ऐसा है
कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। और उनके बारे में अगर आप 17 का माननीय लालू जी का देख लेंगे कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था कि जिस तरह सांप कचली बदलता है 2 साल में, उसी तरह ये कचली बदलते हैं। उनके बारे में किसने कहा था कि पेट में दांत है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने भी तो कहा, आप उनके बारे अगर में उसकी चर्चा हम शुरू कर दे तो आप लोगों ने भी तो कम नहीं कहा, बहुत नहीं, कुछ कहा था। आवाज और आ रही है आवाज आपको? नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही होगी, आप बोलते रहिए। तो इसलिए जो है अगर उन बातों की हम चर्चा करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप बीच में बोल दीजिए ना कि आवाज नहीं आ रहा है, आप बोल ताकि दीजिए। ठीक कर दें। हाँ, आप बोलिए कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रोफेसर असफर शमशी साहब, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जरा चेक कीजिए तब तक जरा। आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बड़ी खबर आ गई है, जरा देखिए, स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं जब तक आवाज ठीक कर लेंगे आपकी। असफर शमशी साहब देखिए, बड़ी खबर है, नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। देखिए इसी बात का इंतजार था। कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो यह राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, जो जब होता है राजभवन में ही होता है। तो कल जो टाइमिंग दी गई है वो 4 बजे की है। नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। और बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जितने भी लोग इस खबर को लेकर पूछ रहे थे कि कब होगा, तो नीतीश कुमार ने कहा है तो राजभवन बताएंगे, राज्यपाल बताएंगे। लेकिन देखिए कल शाम के 4 बजे का वक्त दे दिया गया है कि कल शाम 4 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। प्रोफेसर असफर शमशी, आवाज आ रही है? जनादेश का अपमान है। जो जनादेश एनडीए को मिला था और उस जनादेश का किस प्रकार से गला घोंटा गया, ये तो गरिमा में झांक के देखना है। अब तो 24 की अगर तैयारी है, आप अब तो आमने सामने की टक्कर होगी। नहीं, आमने सामने की टक्कर होगी, वो तो वक्त बताएगा कि तब समझ में आ जाएगा। जब गरिमा में झांक के देखेंगे और पुराने हिस्ट्री को देखेंगे कि बीजेपी ने कहां से कहां ला दिया। 19 में क्या स्थिति थी, उसके पहले 14 की क्या स्थिति थी, 20 की क्या स्थिति थी, समता पार्टी की क्या स्थिति थी। डबल फ्रेम में रुकिए ना, आपके सारे सवाल, बीजेपी के जो सारे सवाल है ना निखिल तो मंडल जी सुन मैं यही कह रहा हूं कि जरा सा एक बार आकलन कर लिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नीतीश जी को पहुंचा दिया, नीतीश मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं ना शमशी साहब? इसका क्या मतलब है? मैं तो नहीं, मैं तो पूरा डाटा आपको बता रहा हूं। डेटा मत बताइए, आप एक लाइन में बताइए ना। बीजेपी ने कहां से ये टक्कर होगी, बीजेपी सामना नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको पता चल जाएगा। पहले भी पता चला है उनको कि कितनी सीटें एमपी में आई, कितनी सीटें एमएलए में आई, और आगे भी पता चलेगा। दिल की हसरत दिल में रह जाएगी। इसीलिए निखिल मंडल, अपने दिल में कुछ पाल लेना, उससे काम नहीं निखिल चलेगा। मंडल जी, दिल की हसरत दिल में रह क्या जाएगी। पाल लिया है? पूछने पर कुछ कहते नहीं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। कल जैसे आप मुस्कुरा रहे थे, आज नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे इस सवाल पर। हंसमुख आदमी हूँ, हंसमुख पार्टी से हूँ तो मुस्कुराता ही रहूंगा। खैर, पक्ष से विपक्ष आने का ये दर्द है और निश्चित रूप से कई आरोप लगाएंगे, लेकिन और पुराने स्टेटमेंट को अगर कोट करेंगे तो इतने सारे स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए दिए गए हैं कि उसका कोई आज मतलब नहीं है। निश्चित रूप से राजनीति पास्ट को लेकर नहीं, प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर के लिए होता है। और जिस तरह से जो ये क्लेम करते हैं, ठीक है, अपना अपना क्लेम है, बीजेपी का अपना अपना क्लेम है, लेकिन सबने चुनाव लड़ा है, अकेले लड़के भी देखा है, सबको अपनी अपनी सच्चाई पता है। कोई इसके इतर जाके क्लेम करता है तो वो अपना पुराना इतिहास सब देख सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, मैं एक ही बात कहूंगा, जिससे मेन एक बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा, और जो स्टेटमेंट आपने गिरिराज सिंह जी का सुनाया, उसका एक लाइन लास्ट में उन्होंने ये बोला कि नीतीश कुमार जी को रमजान पसंद है। तो मैं तो अपने बीजेपी के प्रवक्ता जी से ही पूछना चाहता हूं कि उनको रमजान से इतनी नफरत क्यों है, और क्या इस स्टेटमेंट को वो मानते हैं कि नीतीश जी को रमजान पसंद है? स्क्रीन पर अगर रमजान ही पसंद है तो इनको क्या परेशानी है, या गिरिराज जी को परेशानी है, तो क्या फिर भी इनको गिरिराज जी से मोहब्बत है? यही वो शब्द है, जब पूछ रहे सालों भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम,
एक अलग तरह का माहौल बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरा देश त्रस्त है। आज तक इनको समझ में नहीं आया। रमजान पसंद है, इसमें तो बता दीजिए, रमजान पसंद है, इसमें आपत्ति है आपको, या आप गिरिराज सिंह के प्यार के साथ हैं? ये बताइए, गिरिराज सिंह जी के प्यार के साथ हैं आप? क्या है गिरिराज सिंह जी के प्यार के साथ है? ये तो बताइए, रमजान साहब को नफरत है, रमजान साहब को नफरत है, समझ में आ रहा रमजान साहब को नफरत है, गिरिराज जी से प्यार है, रमजान से नफरत है और गिरिराज जी से नफरत है। देखिए, सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि दे ही नहीं सकते, मजबूरी है इनकी। इसलिए पार्टी में रह के प्रवक्ता है तो ये मॉडल ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते। रमजान पे सवाल उठाने वाले लोगों के ये प्रवक्ता बने हुए हैं और हमें दर्द है। इस हिंदुस्तान में सभी को जीने का हक है, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के लिए संविधान बना है, और तमाम संविधान को दरकिनार करके जिस प्रकार से बीजेपी अपना अलग तरह का एक मॉडल स्थापित कर रही है, उसके विरोध में हम लोग हैं। और ये जाने जाते हैं, सबको लेके चलने वाले वो व्यक्ति है। और निश्चित रूप से बीजेपी ने जो मॉडल स्थापित करने की कोशिश की है, उस कारण से इनके यही हक होना था। और बिहार के हित में और देश के हित में ये एक ऐसा फैसला है कि आने वाले दिन में न सिर्फ बिहार प्रदेश बल्कि देश अटल जी से लेकर के सारे हासिल लेते हुए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने की इनके पास जनादेश नहीं था, नंबर नहीं था। और जबरदस्ती बने क्या? 2020 के चुनाव के बाद विवेक जी जनसंख्या के आधार नकार दिया मुख्यमंत्री पद, इनके पास चेहरा नहीं था, इनके पास ठीक है, उसी फैक्टर पर नहीं, उसी फैक्टर पर जरा आते हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय हमारे साथ है। एक मिनट, हमारे कांग्रेस के पास भी आएंगे। डॉक्टर संजय हमारे साथ है। डॉक्टर संजय, क्या फैक्टर है? मोदी फैक्टर ने नीतीश को बचाया था, ये सही है? नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, और 2019 इलेक्शन में जो कुछ भी रेट आए, जिसमें 37% सीटें जेडीयू ने सिर्फ जीत पाई, और यह कहा जा रहा बीजेपी की तरफ से कि अगर मोदी नहीं आते, दनादन अगर उन्होंने रैलियां नहीं की होती तो ये नंबर भी नहीं आते। तो इस समीकरण को कैसे, आज जो स्थिति है उसके लिए जो पौध तैयार की गई, जड़ों में जो मिट्टी डाली गई, उसका हश्र आज ये होना था? नहीं, देखिए, अब दोनों के समीकरण तो अनुकूल चल रहे थे, तब तो इतने लंबे वक्त तक ये लोग अलायंस में रहे। अगर 96 से देख लीजिए, 2 साल बीच का अगर पीरियड को जो महागठबंधन के साथ ये गए थे, उसके बाद तो ये लगातार रहे हैं एनडीए के साथ। अब इनके खट्टे अनुभव रहे होंगे, मीठे अनुभव रहे होंगे, ये तो ये बता सकते हैं, बेहतर मुख्यमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो उनके वोट हैं नीतीश कुमार जी के, वो वोट की ज़रूरत तो भाजपा को होती है, और वो वोट जब भाजपा के साथ प्लस होता है तो एक बड़ी ताकत हो जाती है। वो वोट अगर इनसे छिटकता है, बिखरता है, इसको गोलबंद नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर भाजपा जो है वो कमज़ोर महसूस करेगी। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, वो पार्ट जो भी निखिल जी कह रहे थे, इस बात में भी सच्चाई है। उनके पास चेहरा था नहीं था वो तो अलग की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2020 के परिणाम के बाद कि हम 43 पर आ गए हैं, और वहाँ पर भाजपा ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि नहीं, अगर हमने प्री पोल अलायंस में इसको घोषित किया है कि हमारे मुख्यमंत्री आप होंगे, तो उस वादे को बीजेपी ने निभाई और बतौर मुख्यमंत्री इनको जिम्मेवारी दी। अब वो जिम्मेवारी मिलने के बाद के जो इनके अनुभव थे, किस तरह के प्रेशर में थे, कहाँ इनका ईगो क्लैश कर रहा था, कहाँ कठिनाई हो रही थी, वो तो वो बताएंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था, वो गठबंधन नेचुरल गठबंधन के तहत चल रहा था। आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए कि किसने क्या आरोप लगाया, किसने सवाल खड़ा कर दिए, किसने सवाल का उत्तर नहीं दिया, वो अलग पार्ट है। अगर वो कुछ नेचुरल तरीके से नहीं होता तो इतना लंबा गठबंधन नहीं चलता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। अब कहां पर अरुण जेटली जैसे लोग भूमिका नहीं अदा कर पाए, अब तो उस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली जब थे तो चीजों को कहीं ना कहीं से तो पैकअप करते थे, पैचअप करते थे। अब अरुण जेटली जैसे लोग रहे नहीं। सुशील मोदी जो बिहार में माने जाते थे कि वो कहीं उसकी भूमिका में होते थे, उनको किनारे किया गया। और उसके बाद की जो स्थितियां बनी, उसमें आरोप प्रत्यारोप, अटैक
उसके उल्टे अटैक ये चलते रहा और उसके परिणाम जो है वो सामने है। बिहार ये का सहज रहेंगे, बिहार का असहज ऐसा कौन रहेंगे। सा बीजेपी का नेता है जिसने मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा आहत किया? क्या वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगातार उनकी खिंचाई करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल लगता ही है। अगर प्रदेश अध्यक्ष ने इनको अटैक किया, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर घेरा, तो लगता है कि हाँ, हम हमारे सरकार के एनडीए में भाजपा सरकार से बाहर थोड़े थी, भाजपा भी सरकार में थी। और अगर सरकार के निर्णय पर, सरकार के सिस्टम पर, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे थे तो एक असहज स्थिति तो पैदा हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ ब्रिज का काम किए थे, कुछ दिन आए थे, उन्होंने कुछ ब्रिज का काम किया, लेकिन खाई बढ़ते गई। शायद पाटने की कोशिश की जाती तो आज ये परिणाम देखने को नहीं मिलता। पाटने की कोशिश नहीं की गई, गठबंधन का स्वरूप बदल गया, नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए। वहां सहज रहेंगे, असहज रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभिरंजन जी हमारे साथ हैं। अभिरंजन जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? 24 की बात बहुत उड़ रही है, अभी तो शपथ ग्रहण हुआ नहीं, लेकिन 24-24 का रट्टा मार रहे हैं और आरजेडी खेमे से ज्यादा आवाज आ रही है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार मोदी का मुकाबला कर पाएंगे ये कई बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि बिहार में उनके समर्थक जो है बार बार उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर घोषित करते हैं, बताते हैं कि वो पीएम मटेरियल हैं। लेकिन जब आज तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने ये कहने के बजाय सीधे तौर पर कि हाँ क्यों नहीं, पीएम मटेरियल है ये, उन्होंने कहा कि ये सवाल मैं नीतीश जी पे ही छोड़ता हूँ। अब होगा ये कि आखिर उनको अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत तमाम जो पूरे देश की विपक्षी पार्टियां हैं, वो नीतीश कुमार को सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल माने और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको घोषित करें। पहली शर्त तो ये है। अब वो चीज तो जब उनके बगल में खड़े होकर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे ये नहीं कहा और कहने से परहेज कर लिया, तो आप कैसे मानते हैं कि सोनिया गांधी सोचेंगे कि नहीं मेरा बेटा राहुल गांधी पीएम नहीं बने, नीतीश कुमार बन जाए। दूसरी पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके छत्रप जो खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं बनूं, नीतीश कुमार बन जाए। तो सबसे पहले तो देखिए आम सहमति बनानी पड़ेगी नीतीश कुमार के नाम पर। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति बन भी जाती है तो हालांकि इस तरह का जो अभी यूपीए है उसमें आप ये देखते हैं कि चुनाव से पहले किसी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं और कोई एक पार्टी इस स्थिति में नहीं है जो आके लीड करे और कहे कि मैं इस गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पार्टी हूं और निर्णायक तरीके से अपने दम पर बहुमत के करीब ले जा सकता हूं गठबंधन को। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को घोषित नहीं करते हैं। तो दो बातें। और तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी है और उस बिहार के अंदर भी उनकी शक्ति जो है वो 1/3 1/4 है। आज तक उनको 15% से लेकर 22-22.5% से ज्यादा वोट नहीं आए। अब इन्होंने अलायंस बनाया राजद और कांग्रेस के साथ और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ। तो आप मुझे बताइए कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तो ये पार्टियां अपने लिए भी तो सीटें लेंगी 40 में से। अब 40 में से मान लीजिए कि आधी सीटें भी दे देते हैं नीतीश कुमार को, जो कि इस बार की परिस्थितियों में मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि आरजेडी जो है अलायंस में बहुत बड़ा पार्टनर है और नीतीश कुमार उसके करीब करीब आधे पर बैठे हुए हैं और अन्य पार्टियां भी हैं। तो मान लीजिए फिर भी मैं कहता हूं कि उदारता पूर्वक उन्होंने 20 सीटें भी दे दी तो ये 15-16 सीटें लाएंगे उसमें। अब 15-16 सांसदों के सहारे कोई व्यक्ति ये कहता है 543 लोकसभा सीटों वाले इस देश में कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या उस पार्टी का समर्थक कहता है कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये देखो थोड़ा प्रीमैच्योर मुझे लगता है। मैं कांग्रेस तैयार है क्या? अभिरंजन जी जरा ये तो ज्ञान रंजन बताएंगे, जरा सुनते हैं। जरा ज्ञान रंजन जी जरा बताइए, ये जो जिस डील की बात कर रहे हैं अभिरंजन जी ने क्लियर कह दिया कि क्या ताकत होगी, कैसे बंटवारा होगा, जो होगा इतना सब कुछ दे दीजिएगा क्या नीतीश जी को? मान लीजिएगा कि नीतीश जी आगे चलेंगे और राहुल गांधी को बिना आगे की आप तो कोई काम करते नहीं, तो नीतीश कुमार की संभावना कहां झलकती है? देखिए विवेक जी, कोई भी अगर घटना घटती है तो अचानक नहीं घटती है, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। 2020 से ही जब से ये सरकार एनडीए की बनी थी, 4 घटक दल के साथ पहले तो एक टायर पंक्चर हुआ, फिर धीरे धीरे आपस में ही बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई हुई। इन सबके बीच कौन पिसा? सिर्फ बिहार और बिहार के जनता और बिहार के विकास रुक गई, जिसकी वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत असहज महसूस कर रहे थे। और कई बार इन बातों को हमने आपके इस डिबेट चैनल पे भी रखा है। एक लिमिट होती है, एक
शक्ति सहने की सीमित होती है। अगर उनको ये जब लगता है कि अगर उनके घर को ही तोड़ा जाए, और जिस परिस्थिति में नहीं, ये तो आप बीजेपी पर बोल रहे हैं, हमारा सीधा सवाल है, उस मुकाबले पर सवाल है जो 2024 में होगा। विवेक जी, मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपके सवाल पे आऊंगा। नहीं तो फिर तो ब्रेक ले लेंगे ना, इसलिए जल्दी बताइए कि क्या इसको लेकर के कितनी दिमाग में चल रही है बात, कौन कौन सी बात है, कांग्रेस क्या सोच रही है नीतीश को लेकर? देखिए सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर की बात की डिस्कशन ही नहीं है, उन्होंने तो खुद खारिज किया है, अभी तो ऐसा कुछ मौका ही नहीं है। अगर हम एक परसेप्शन बनाते हैं तो ये तो ख्याली पुलाव है, बनाते रहे, क्यों बात तो ही नहीं, यहाँ से विकास और विकास के मुद्दे की बात है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकास और विकास, ये सिर्फ आने वाले 2-2.5 साल में सिर्फ और विकास की गाड़ी चलेगी। और आप ये देखिएगा, ये जो सरकार है, राहुल गांधी को ही आगे खारिज करता हूं कि प्रधानमंत्री का मुद्दा है ही नहीं। देखिए पत्रकार भाई साहब क्या बोल रहे थे, उनके एजेंडा पे नहीं जाता हूं, उन्होंने अपना परसेप्शन थोपा, मैं किसी के परसेप्शन पे कमेंट नहीं करता हूं। एवरीवन, सब लोग फ्री है अपना इंडिविजुअल आइडियोलॉजी और अपनी बातों को रखने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है बिहार में, जहां विकास रुकी हुई थी, उस विकास की गति जो यार्ड में थी, संटिंग लाइन में थी, उसको निकालेंगे और दौड़ाएंगे और बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। ये भी पूछ लेंगे आपसे कि कांग्रेस का विकास क्यों रुका हुआ है, फिर बताइएगा कि संटिंग लाइन में कहां पर फंसा हुआ आपका मामला। रुकिए जरा, एक बड़ी खबर आ गई, देखिए एक बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी कल से बीजेपी का आंदोलन 10 अगस्त को बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने की खबर है। 11 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना होगा, 12 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना होगा। देखिए बीजेपी का धरना कार्यक्रम शुरू हो गया। 10 तारीख से 12 तारीख तक ये जिला मुख्यालय के पास बैठेंगे, बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठेंगे और प्रखंड मुख्यालयों के पर धरना देंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यक्रम तय कर लिया। और चलिए यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आते हैं तो जरा पूछते हैं, कांग्रेस से पूछना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हमेशा उस भूमिका में ही रहना। तो जब नीतीश कुमार को लाए हैं तब तो उन्हें रास्ता दिखाइएगा या फिर उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दीजिएगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रविशंकर प्रसाद, जो कोर कमेटी की बैठक बीजेपी के अंदर चल रही थी अंदर खाने, उसके बाद रविशंकर प्रसाद प्रेस से मुखातिब हुए, बहुत कुछ कहा उन्होंने। नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में, आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 14 में संख्या अभी कितनी थी, 2, तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता जवाब देगी। चलिए बिहार की जनता जवाब देगी जब इलेक्शन में आएंगे तब। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार जिनके साथ गए हैं उनके पास नंबर ज्यादा हैं, तो अब तो सरकार भी वही चलाएंगे। अब जब जवाब देने की बारी है तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्ञान रंजन, जरा हमें ये क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये राहुल गांधी से आगे निकलेंगे, नीतीश कुमार की तरफ आएंगे कि फिर वहीं पर रुके रहना है? देखिए ये सब वर्चुअल बातें हैं। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूँ, जब उन्होंने क्लियर कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की अभी स्थिति नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से किस तरह से परसेप्शन है, अभी क्या ज़रूरत थी, अभी बिहार में इतनी बड़ी चेंजेस आई है, मुद्दा था बिहार का विकास को लेके। आप इन चीज़ को समझिए, किसी की परसेप्शन पे चलाना ना चलाना, मैं उसके लिए यहाँ नहीं बैठा। ठीक है, जरा आप ही के परसेप्शन पे डॉक्टर संजय कुछ कहना चाहते हैं, लाइए भाई। हाँ ठीक है, हाँ प्रेस के परसेप्शन क्यों परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया से ये पूछ रहे हैं डॉक्टर संजय, उसके बाद अभी रंजन जी। हाँ डॉक्टर संजय। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब उनसे प्राइम मिनिस्टर के सवाल पूछे गए तो उन्होंने नो कमेंट कहा जी, मतलब उन्होंने इनकार भी नहीं किया। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। इस बात को समझने की जरूरत है। तो अभिरंजन जी को ये क्लियर करना चाहिए कि 200 सीटों पर इस देश में सॉरी ज्ञानरंजन जी को 200 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीतते रही है, प्रतिस्पर्धा में रही है। तो क्या अगर कोई ऐसी व्यवस्था भविष्य में बनने की उम्मीद है कि अगर ये मन बनाते हैं, आज तो नो कमेंट कह के निकल गए, लेकिन अगर कल भविष्य में कोई मन बनाते हैं तो क्या कांग्रेस इनके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पर मुहर लगाए? बताइए ज्ञानरंजन जी, बताइए, फाइनली कीजिए इसको। हाँ देखिए 2004 की गतिविधि को देखिए। 2004 में भी जब हम कोalition में गए थे तो हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं था। हम पहले
जनता के पास गए, जनता का जो साइनिंग इंडिया था जो बिग फ्लॉप साबित हुआ, उसके बाद हमने एक मैंडेट लाया। मैंडेट मिलके सारे जो यूपीए के बहुत सारे घटक दल थे मिल बैठ के उन्होंने चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को बोला, जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ठुकराया और मनमोहन सिंह जी पे मोहर लगाया। ये भविष्य की बात है, जब हम जाएंगे, जब हमारा प्री पोल अलायंस होगा, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा, उसके बाद जब घटक दल की बैठक होगी तो उसमें डिसाइड होगा। इसी बड़े दिल की तो बात कर रहे हैं। मैं बता, देखिए एक बार और दिखाइए नीतीश कुमार के लिए। मैं नहीं, ये उस तरह की बातें होगी जब सारी दलें बैठेगी आपस में, जब सारी, देखिए मैं संजय भाई नारा दे चुकी है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आप अगर बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं तो आपको तो थोड़ा दिल बड़ा करना होगा। देखिए, नहीं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बीजेपी मुक्त भारत नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा विपक्ष को मजबूत और विपक्ष के सामने करती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में। आपने एक सवाल पूछा, उसका मैंने एक प्रोसेस बताया। जब सारी गठबंधन की टीम बैठेगी, उसमें जो सर्वमान्य नेता चुना जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। और मैं तो बहुत खुश हूं कि इस तरह के चर्चे चल रहे हैं कि 2024 में यूपीए के सरकार में प्रधानमंत्री की बातें हो रही है, और ये देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, जहां पे जिस तरह से हमारे चीजों को, बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, जिस तरह से पूरे देश को पीछे ढकेल सकी है, इस बात से हम आगे आएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बिहार में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं, इनके खारिज करने से बात थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, नीतीश कुमार होंगे। ये जदयू के लोग चाहे जो ख्याली पुलाव बनाते रहे और उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस जदयू तो अभी कुछ बोल ही नहीं रही है। नो कमेंट्स, जदयू तो नो कमेंट्स पे है। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, नीतीश कुमार केवल एक ही सूरत में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 24 में। आप इस बात को समझिए, केवल एक सूरत में, और वो सूरत इम्पॉसिबल है कि बीजेपी 200 सीटों के अंदर सिमट जाए और फिर जो देखिए बड़े भाई अभी रंजन जी हैं, बहुत अच्छी बात अपनी बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हाइपोथेटिकल है अभी डिस्कस करना। आज आपको डिस्कस करना था कि बिहार किस तरह से विकास की रेलगाड़ी पे चल पड़ेगी। आज ये डिस्कस ये करते, ये बोलते, इस पे बात करते तो समझ में आता। आज जिस तरह से विकास की युवाओं मुंह तो देख रहे हैं नौकरी की, अब देख रहे हैं सर, उस पे बात करते तो सुनिए ना, आप 10 लाख से लेकर जितनी नौकरियों का वादा किया, आप ही की तरफ देख रहे हैं। आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? अरे एक बार राज्यपाल से शुरू होने दीजिए, मैं और उसके बाद मैं के बाद वाला शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, सब सवाल आप ही से होंगे। हमारे लिए यह है कि पहले विपक्ष में कई लोग आते थे, अब आप लोग सब मिल गए हैं तो बीजेपी को अकेले बुलाना पड़ेगा। हाँ निखिल मंडल। नहीं विवेक जी, निखिल मंडल बहस बिहार में हमेशा मैं आया हूं, आते रहूंगा। बिल्कुल आइएगा निखिल मंडल जी। ऐसा है विवेक जी, जो अभिरंजन जी कह रहे थे कि जेडीयू ख्याली पुलाव पका रहा है। नहीं जेडीयू ने उनकी गलती से नहीं, वो उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा ख्याली पुलाव उनकी तरफ से, आपकी तरफ से तो नो कमेंट। नहीं ये फिर तो ये भी गलत है ना, फिर ये विवेक जी ये पार्ट बोला नहीं होगा, ये ख्याली पुलाव वाले सब फिर गलत है ना, ये गलत है बोला है, ये आप चेक कर लीजिए। मैंने जेडीयू के लिए ही कहा और पूरी जिम्मेदारी से। चलिए अब तो लो क्लियर हो गया। जेडीयू के नेता ठीक है, चलिए। हाँ हम लोगों वही मैं क्लियरफाई कर रहा था कि जेडीयू ने कभी भी नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बताइए। अरे तो मटेरियल प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है तो क्यों नहीं बताएंगे? आज भी बताएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे कि पीएम मटेरियल है। अरे उससे कौन इनकार कर रहा है भाई कि पीएम मटेरियल है? पीएम मटेरियल होना और पीएम कैंडिडेट होना दो अलग अलग बातें हैं, ये आपको समझना होगा। पीएम मटेरियल है, वो योग्य है, इसका कौन इनकार कर सकता है? देश के किसी प्रदेश में जाइएगा तो एक योग्य प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार जी को देखा जाता है, इसको कौन इनकार कर सकता है? लेकिन वो कैंडिडेट हैं ये हमने कभी भी क्लेम नहीं किया। ये तो ऐसे भी एक प्रवक्ता के तौर पे, एक प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे, तो निखिल जी कांग्रेस के रहते, राहुल गांधी के रहते संभव लगता है क्या? नेतृत्व वो तय करेंगे कि आगे 2024 में कौन नेतृत्व करेगा। निखिल जी राहुल गांधी है ना अभी। देखिए खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है, गलतफहमी का इलाज है। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकता है लेकिन खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है। तो अब खुशफहमी में आप रहिए, पीएम मटेरियल तो रहिए। क्या होता है डेमोक्रेसी में? फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जिसके पास संख्या होती है उसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप खुशफहमी पाले रखिए। वो तो 2024 में डिसाइड करेगी ना, ये आज थोड़ी डिसाइड होगा। 24 के जो वोट आएंगे, क्या डिसाइड जनता वोट देगी। चलिए अब बहस के उस पड़ाव पर हम जहां पर ट्रैक
नहीं नहीं, जहां बहस के उस पड़ाव पर है जहां हम थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करें, रुक जाइए। हमारा सवाल था, हमारा मुद्दा था, नीतीश मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? डॉक्टर संजय, नीतीश कुमार किस तरह के कन्वेनर बन सकते हैं? उनकी भूमिका क्या होगी? ये कांग्रेस की तरफ से या फिर थर्ड फ्रंट कोई बनेगा जिसकी तरफ से चलेंगे? एकदम क्लियर कट कीजिए इसे। देखिए, थर्ड फ्रंट की कवायद तो पहले भी की जा चुकी है और उस कवायद में सफलता नहीं मिली है। थर्ड फ्रंट का जामा पहनाने की कोशिश की गई, वो फेलियर हो गया। रह गई बात कि कांग्रेस का, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 200 सीटें पर कांग्रेस इस देश में जो 543 जो लोकसभा के सीटें हैं उसमें 200 सीटों पर चाहे वो कांग्रेस हारे या जीते, वो कॉन्टेस्ट में वही रहती है। उनके प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी फिक्स्ड हैं, वो कहीं डेविएट नहीं करने जा रही है कांग्रेस। थर्ड फ्रंट में कोई गुंजाइश बनती है और अगर कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं आती हैं, पोस्ट पोल अलायंस में कुछ बातें बन सकती है, कोई संभावना हो सकती है। तो थर्ड फ्रंट अभी तो नहीं बना है। और ठीक बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर क्षेत्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री अपने को प्रधानमंत्री ही मानता है। तो अगर इनमें इतनी त्याग होती है कि इनको सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को ही क्षेत्रीय दल नेता मान लें, अरविंद केजरीवाल अपने आप में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो जो के चंद्रशेखर राव हैं वो अपने आप में कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट हैं, ममता बनर्जी हैं अपने आप में कैंडिडेट हैं, साउथ के लोग हैं वो अपने आप में कैंडिडेट हैं। पहले सर्वसम्मति तो बन जाए कि भाई कौन ये यही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे या ये कन्वेनर होंगे। जैसे हम लोग जिस सूत्रों से बात कर रहे हैं, कहीं से भी जेडीयू ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि यूपीए के तरफ से हमें कन्वेनर बनाने का ऑफर मिला है। हम लोग बोलते रहे कि ऐसी बातें हुई है। तो जब तक कोई सार्वजनिक पटल पर ये बातें नहीं आ जाती है कि इनको कन्वेनर बनाने की बातें चल रही है, जब तक ये कांग्रेस नहीं कहती है कि हम इतना बड़ा त्याग करेंगे कि ये नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे और हम लड़ेंगे लेकिन प्रधानमंत्री हमारे ये होंगे, तब तक ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है। बात इसमें है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रयास कोई कर सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, अभी अफजल साहब कह रहे थे ना, खुशफहमी पालने का अधिकार तो इस डेमोक्रेसी के हर नागरिक को है। ये इनको भी अधिकार है कि खुशफहमी पालने की कल हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे कौन किसी को रोक सकता है। लेकिन जो समीकरण है, जो चीजें दिखती हैं, जो वास्तविकता के धरातल पर जो चीजें हैं, उसमें कहीं से कोई समीकरण ऐसा नहीं दिखता है जिसमें वो संख्या बल को प्राप्त कर ले और कल उस अचीवमेंट को प्राप्त करे। ऐसा अभी कुछ नहीं दिखता। ठीक है, अभी ऐसा नहीं दिख रहा, तो फिर अभी ऐसा क्यों बोला गया कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद मिट जाएगा, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी ही? क्या ये बहुत बड़ा नुकसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि यह बयान कुल्हाड़ी मारने वाला ही बयान है। डेमोक्रेसी में इस तरह की बात करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं तो उस दिन भी आपको कहा था कि अगर किन्हीं के पास दक्षिण पंथ की विचारधारा है तो किसी के पास वामपंथ की विचारधारा है, किसी के पास समाजवाद की विचारधारा है, किसी के पास लोहिया और जयप्रकाश की विचारधारा है। विचारधारा के स्तर पर कोई छोटा कोई बड़ा कैसे हो सकता है? क्षेत्र के स्तर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वही तो राष्ट्रीय पार्टी बनती है। ठीक है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा अभिरंजन जी, कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे आपके पास, कितना बड़ा नुकसान होगा इस बयान का? कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखिए, सीधी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो व्यक्तिवादी हो गई हैं, जो परिवारवाद से ग्रसित हो गई हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी। अरे रुकिए असफर शमशी साहब, रुकिए। क्षेत्रीय पार्टियों का मतलब अब मत समझाइए, वो क्लियर करके नड्डा जी गए। हाँ अभिरंजन जी, तो जब चुनाव हो रहे होते हैं उस वक्त जो गठबंधन बन रहा होता है, तो क्षेत्रीय पार्टियां जिनके हित में होता है किसी पार्टी से गठबंधन बनाना, किसी नेशनल पार्टी से वो बनाते हैं, हित में नहीं होता है तो नहीं बनाते हैं। इस तरह के बयानों से कोई गठबंधन बन रहा है और टूट रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह सच है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने इस डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्षेत्रीय पार्टियों ने जातिवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद के अलावा टिप्पणी पे कोई टिप्पणी नहीं कीजिएगा, क्षेत्रीय पार्टी के चीजों पर टिप्पणी कीजिएगा। तो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार आप बाइज्ड हैं भाई। 15%, 20% वोट आप बाइज्ड हैं बिल्कुल। आप बीजेपी के टिप्पणी पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं और क्षेत्रीय पार्टी पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। तमाम पार्टियों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या है ये?
ये डेमोक्रेसी में आप सोचिए 15% वोट अनऑफिशियली पर्सन बन के अगर आप आए हैं ना तो ये अपने पास ठीक है, अभिनंदन जी, एक कमेंट एक ठीक है निखिल मंडल जी, कर सकता है। निखिल जी ये जो बयान है ये कितना बड़ा नुकसानदायक होगा बीजेपी के लिए, और आज कहीं ना कहीं लगता है कि इस टूट का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जब जेपी नड्डा ने कह दिया, जब ऊपर के लोगों ने कह दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई अब तुम लोग जाओ, हमें किसी से मतलब नहीं, हम ही हम हैं। निखिल जी जी साहब, ये ये सवाल हमसे हाँ निखिल मंडल जी, यही तो दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय पार्टी के बदौलत प्रदेश में सरकार में है और तब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? या आप अपने अलाइज पार्टनर को आप डेमोरलाइज करते हैं, ये तो सत्य है ना, ऑन रिकॉर्ड करते हैं और पीठ पीछे बहुत से कार्य कर ही रहे थे। तमाम जो ये प्रकरण हुआ जिसके तहत आज हम लोग बैठे हैं, यही बहुत सारे बिंदु है जिसको देखते हुए आज परिणाम ये हुआ कि जो हमारे साथ पक्ष में थे आज विपक्ष में बैठे हैं। चलिए एक लाइन में निखिल मंडल ने कह दिया कि यही कारण है और कई कारण रहे, लेकिन असफर शमसी साहब एक बात आपको क्लियर करनी होगी यहां पर, जिस मुकाबले की बात हम कर रहे हैं, जिस दूरबीन से हम देख पा रहे हैं, जिस दूरबीन से हमारे सारे विश्लेषक देख पा रहे हैं, उस दूरबीन को जरा पकड़ कर देखिए। आगे आपको लग रहा सिर्फ एक ही हर्डल आपको लग रहा है, और जो चुनौतियां हैं नीतीश के लिए वो आप बेहतर भी बता सकते हैं बीजेपी, क्योंकि आपके साथ बहुत वक्त नीतीश कुमार ने गुजारा है, तो आप बता सकते हैं कि कहां कहां गिरेंगे, कहां कहां छटक जाएंगे, कहां कहां खड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस है, बीजेपी कहीं नहीं अटकेगी और देश के अंदर जो उसको जनादेश मिला है आगे और ये बढ़ेगा। वो जो लोग रहेंगे, क्योंकि देख लीजिए सीधी बात है, इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है, तो जो लोग जा रहे हैं वो पहले भी देख चुके हैं कि आउटगोइंग में क्या हुआ, यानी 2 सीटें हो गई, फिर आए तो क्या हुआ, फिर पहले क्या थे, आज क्या हुए और आगे क्या होंगे। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। ये बात तय है कि कोई भी वैकेंसी प्रधानमंत्री की देश में नहीं है। बीजेपी 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 ये जनता ने मुहर लगा दिया है। और जहां तक अलायंस की बात है, जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो परिवारवाद के हिसाब से चलती हैं, तो इसका तो अनुभव पहले भी देखा गया है कि 2 पार्टी सिस्टम के आधार पे हुआ है। और जब 2 पार्टी सिस्टम रहा है तो आज भी 2 पार्टी सिस्टम के आधार पर देश दौड़ रहा है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां अलग से तीसरा बना रही हैं, इनका कोई न वजूद पहले रहा था न आगे आने वाले दिनों में रहेगा। मिरेकल कभी कभी होता है, पहले भी पिलकुल फैक्टर में थे और आज भी पिलकुल फैक्टर में है। पिछले बार भी पिलकुल फैक्टर करते करते इनको जनता ने नकार दिया था और इसी तरह के पिलकुल फैक्टर को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो यही क्षेत्रीय पार्टी इनको यहाँ जो सरकार में चमचमा रहे हैं तो नीचे उतारेगी। याद रखिएगा, ये जो इनका घमंड है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस घमंड दिखलाता है। आप अभी इलेक्शन में गए नहीं, 24 का चुनाव आया नहीं और अभी से अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिए। ये तो असफर शमसी साहब ने पहले ही कह दिया कि आज जनता तो तब नकारेगी जब इलेक्शन में जाएंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त है। फिलहाल कल का इंतजार कीजिए। कल दोपहर बजे सभी लोग निमंत्रित हैं, शपथ ग्रहण समारोह है। और बीजेपी हाँ सुनिए, आप लोग पुराने मित्र रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, 2 बजे का वक्त है। अरे शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को देखिए, नई सरकार, नई उमंग और विकास की बातें अभी नीतीश और तेजस्वी दोनों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो नीतीश मोदी का मुकाबला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी दूर की कौड़ी है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस सरकार को लेकर, जिस गठबंधन को लेकर अभी सरकार चलानी है वो कैसी चलती है। फिर बात होगी किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है, और उसमें भी नीतीश जो कहकर तेजस्वी से दूर हुए थे, आज जो कहकर तेजस्वी के पास आए हैं, इस डिफरेंस को लेकर भी चर्चाएं होती रहेंगी। 24 अभी काफी दूर है और मोदी से मुकाबले के लिए बहुत यत्न करना होगा। खबरें लगातार जारी हैं।